गवर्नमेंट कॉलेज राजाखेड़ा से डॉक्टर बीसी जाट। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बीबीए पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए संसाधन भूगोल में एक बिंदु है कॉमन, जो जल संरक्षण का एक दूसरा पार्ट है, वर्षा जल संग्रह। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि जल संकट किस रूप में उभर के आया, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। उसके 12-13 उपाय मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दर्शाए थे, लेकिन उनमें जो सबसे कारगर और महत्वपूर्ण उपाय है राजस्थान के लिए, जिसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सिलेबस के अंदर डाला गया, वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह अभी जो राजस्थान में परंपरागत रूप से किया जा रहा है वह ज़्यादा कारगर मैं नहीं मानता हूँ इसको किसी भी रूप में, चाहे वो नरेगा में किया जा रहा हो, चाहे और किसी भी रूप में किया जा रहा हो। क्योंकि अब तक का मेरा अनुभव ये रहा है बच्चों कि राजस्थान में जिस भी निकाय के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, किसी भी कार्यक्रम के तहत जो वर्षा जल संग्रह के कार्य किए गए हैं, चाहे वो जलग्रहण कार्यक्रम चलाया गया हो, चाहे किसी और कार्यक्रम में किया गया हो, वो बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य और आधार के किए गए हैं। इसमें मैंने देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में एक 4 महीने की ट्रेनिंग करके उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। और ये बहुत ही व्यवहारिक बात है जिसे एक आम किसान भी समझ जाता है कि बारिश आती है, उस बारिश का पानी आता है, उस वो पानी की एक बूंद भी अगर गिरती है, वो एक बूंद दो बूंद इकट्ठी होकर उसका एक बहाव क्षेत्र होता है, वह अपने ढाल के अकॉर्डिंग बहती है। हम बिना ढाल का पता लगाए, बिना उस संरचना का, उपयुक्तता का पता लगाए गड्ढे खोद रहे और वो इकट्ठा कर रहे हैं पानी, वो वहाँ जाता ही नहीं है, वो बह के दूसरी तरफ जाता है, उन गड्ढों में वापस मिट्टी लग जाती है। हमें वर्षा जल संग्रह के लिए साइट सूटेबिलिटी का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये साइट सूटेबिलिटी का पता लगाया जाता है अपने रिमोट सेंसिंग के द्वारा। किसी भी ज़िले की, किसी भी तहसील की, किसी नदी बेसिन की, किसी राज्य की, आप एक सॉफ्टवेयर के तहत, जैसे एल्विस है या ArcGIS है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर डाल करके और आप आराम से एक ज़िले का 1 महीने के अंदर पता लगा सकते हो कि इस ज़िले में कितनी बारिश हो रही है। वो हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिल ही जाएंगे डेटा, और इस बारिश का जो पानी इतना इकट्ठा होता है और यहाँ की जियोलॉजी कैसी है, ये पानी बह के किस साइड में जाएगा, और उसके बाद वो जो जगह हमारे सामने आएंगी सैटेलाइट इमेजरी से, उन्हें हम जा कर के फील्ड में देखेंगे कि ये उपयुक्त जगह जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है वह वास्तव में उपयुक्त है क्या। हो सकता है वहाँ कोई बिल्डिंग हो सकता है वहाँ खेती हो रही है, या वन क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कोई भी रूप में वो जगह ऐसी है जहाँ हम नहीं बना सकते। इसलिए हमें ग्राउंड ट्रूथ करने के लिए फील्ड में जाना होगा। फील्ड में जाके फिर सपोज करिए कि धौलपुर ज़िले के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करनी है, तो हमें वहाँ 1300 या 1200 जगह रिमोट सेंसिंग से पता लगी, लेकिन हमें 100 ही चाहिए। तो हम उन वहाँ जा कर के और उन 100 जगहों का चयन कर लेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हम खोद भी सकते हैं, वहाँ न कोई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। ऐसी कुछ जगहों का चयन करके हम अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तभी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कारगर होती है, न कि वर्तमान में जो सरकारें चला रही हैं वो कार्यक्रम इसमें कभी भी कारगर नहीं है। अब ये बताएं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करें? क्या हम नदी का पानी रोक रहे हैं तो फिर नदियों में पानी कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है। नदियों के कैचमेंट एरिया के बाहर भी बहुत जगह हैं जहाँ पानी बह कर के अपर्दन करने के अलावा हमारे कोई काम नहीं आता, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, पूर्ण रूप से उसका सीपेज भी ज़मीन में नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, स्पेशली शहरों में। शहर में कहीं भी आप राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं तो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान की राजधानी का 1% भी जयपुर शहर के विकास के अनुरूप नहीं है। 1% भी जो जयपुर को डेवलप कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम इस चैप्टर को बीए पार्ट सेकेंड में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी डिटेल चर्चा कर रहे हैं कि जयपुर जैसे शहर में भी रेन वाटर का ड्रेन बिल्कुल भी नहीं है। जब भी थोड़ी सी भी बरसात औसत से आगे पीछे थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो जयपुर में एक डूबने की स्थिति सी किसी भी कॉलोनी की बन जाती है। इसलिए सबसे पहले ये आकलन हमें करना चाहिए कि जयपुर की इस समस्या का समाधान, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि कैसे किया जाए, वैसे हम पूरे राजस्थान में अप्लाई करें। अब ये डूब की स्थिति से बचने के लिए हमें हर मकान में जो प्रावधान जेडीए ने किया है या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किया है कि कोई भी बिल्डिंग बनाएगा तो उस बिल्डिंग में पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन तभी दिया जाए जब उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, ये लिख के दिया हुआ है। उसके उपरांत भी अभी भी अगर आप सर्वे करेंगे तो 1% मकान आपको मिल सकते हैं, 1% से कम, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बाकी में बिना किसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के गवर्नमेंट ने सारे कनेक्शन दे रखे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें हम
क्यों करें, इस पे बात आती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं कुछ बिंदु आपको बताता हूँ जो मैंने बुक में भी दे रखे हैं कि एक तो वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उसके साथ जीवाणु और कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो उसमें नहीं होते हैं। वो काफ़ी अच्छा पानी होता है, शुद्ध पानी होता है। हम उसको सीधा पेयजल के रूप में काम में लेते हैं, और अगर उसको स्टोर करते हैं, मामूली इम्प्योरिटी आती है तो उसको प्योरीफायर बिना आर के हम काम में ले सकते हैं। तो एक तो पेयजल में काम आ सकता है। अधिकांश जो वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है वो सड़कों को और पूरे शहर को डिस्टर्ब करता है। अगर हम हार्वेस्ट करेंगे उस समस्या से निजात मिलेगी और पानी की उपलब्धता भी होगी। तीसरा, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए भी हमें जो भूजल काम में ले रहे हैं उसको पुनर्भरण के लिए भी हमें वर्षा जल मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो हमारा भूजल का लेवल है वो भी पर्याप्त बना रह जाएगा। फिर जो शहर हैं निचले स्तरों पर बसे हुए हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। कृषि क्षेत्रों के अंदर अगर हम फार्म पॉन्ड बना के पानी को इकट्ठा करेंगे तो ऐसा उसके अंदर हमें भूजल से जो निर्भरता है वो भी हमारी कम होगी। इसी साल 2020 में मैंने मेरे खेत में एक बना करके एक प्रयोग किया है, फार्म पॉन्ड बनाया है, और बिना किसी भूजल के मैंने टोटल रेन वाटर बेस्ड पानी लगा के 125 पेड़ लगा रखे हैं, और मुझे एक भी बूंद भूजल की काम में नहीं लेनी पड़ी, वरन हम भूजल का पुनर्भरण और कर रहे हैं उस ज़मीन के अंदर। और वो सारा का सारा पानी ऐसा पानी था जो मैंने कलेक्ट किया है, वो मेरे मकान और जो रोड है उससे बह कर के व्यर्थ जाके लोगों को परेशान करता था और कीचड़ के रूप में वो इकट्ठा होता था। वो सारा पानी मैंने एक पॉन्ड के रूप में इकट्ठा किया और ड्रिप सिस्टम से मैं 125 पेड़ हैं उनमें पानी दे रहा हूँ। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल आप देंगे, तो न केवल आप बीए में ज्योग्राफी पढ़ करके उसके थ्रू ही आप ये जन चेतना फैलाएंगे, बल्कि आपके सिलेबस कवर होने के साथ साथ आप लोगों को भी मतलब जागरूक कर सकते हो कि वर्षा जल किस रूप में कितना उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा जो कम समय में इसकी संरचना बना सकते हैं, समय नहीं लगता। मैंने 15 दिन के अंदर पूरा फार्म पॉन्ड तैयार कर लिया। अगर इससे बड़ा बनाया जाता है 1 महीने में हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय लगता है और ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। आप जो भी अभाव वाले लोग हैं उनको सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा वर्षा जल है वो पीने के लिए उपयुक्त होता है, तो पेयजल के लिए आप इसको बना सकते हैं। पहली बारिश आने के बाद में आप छत को साफ होते ही उसको अपने पानी एक बेसमेंट में एक बना लो और उसके अंदर एक अपनी आवश्यकता जितने मेंबर आप फैमिली में हो वर्षा जल उसमें इकट्ठा कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा होता है। आरओ वाले वाटर से भी काफ़ी अच्छा पानी होता है और पशुधन के लिए भी काम आ सकता है। आप बागवानी विकास कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो वर्षा जल को संग्रह करके और आप इसको उपयोग में ले सकते हो। आने वाले समय में राजस्थान में एक अलग एक प्रयोग होगा, तो आप मेरे बताए हुए जितने बिंदु हैं उन पे प्रकाश डालें और एक अच्छा नोट बनाएं। और जब भी आप महाविद्यालय खुले कॉलेज में आएँ, इस पे 2 पेज का एक नोट बना करके लाएं कि वर्षा जल क्यों करें और किस रूप में कर सकते हैं और इसके लाभ क्या हो। ऐसे आप आधे पेज, पौन पेज के 2 पेज में इसका एक नोट बना करके